टॉपिक ही सपोज उनका ख़त्म होता है तो उस टॉपिक पे वो लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा कि आप 100% सिलेबस ख़त्म कर देंगे और उस दिन आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे। सिलेबस को हमें ब्रेक करके अच्छे से सिलेबस का स्टडी करना होगा कि किन किन पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि अगर बीपीएससी की बात करें हम, तो हमारे साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री, ये 4 पोर्शन को अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो आप लगभग 90% प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के कगार पे हैं। मेंस दिया तो ये छोटा जर्नी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मेहनत तो सभी बच्चे करते हैं, एक डायरेक्शन होना चाहिए। के लिए तो ऐसा ज़रूर लगता है कि मुझ में कैपेसिटी भी है या नहीं, या लक मेरे फेवर में नहीं है, हम भगवान को या सभी को कोसने लगते हैं। लेकिन अगर आप उतने दूर तक पहुंच रहे हैं कि 2-4 नंबर से नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली आप में वो कैलिबर है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और अभी हम पटना में हैं। आज की खास वीडियो में हमारे साथ में हैं शैलेश कुमार सर, और बीपीएससी 69वीं में सर का 7 रैंक आया है, सीडीपीओ पोस्ट मिली है। बीपीएससी में सर का सेकंड अटैम्प्ट था और फर्स्ट टाइम में इन्होंने मेंस लिखा था। सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सबसे पहले सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कहाँ से हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं अभी फ़िलहाल धनबाद में हम लोग रहते हैं। ओरिजिनली हम लोग मुंगेर के हैं, बट मैं बचपन से धनबाद, झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ। शैलेश कुमार सर, 3 सवाल जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के रहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, नए स्टूडेंट को आप क्या गाइडेंस के लिए बातें बताना चाहेंगे? क्योंकि अभी बीपीएससी का मेंस होने वाला है। जिन लोगों का कैंसिल हो गया था 70वीं का, तो उनका प्रीलिम्स होगा, और फिर जिन लोगों ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे दिया था मेंस भी होगा। तो मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आप बताइए, फिर मेंस के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए। मैं कुछ ज़्यादा नहीं पूछना चाहूँगा, आपको ही आज ज़्यादा सुनना चाहूँगा। जी, प्रीलिम्स के लिए मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स का आप अगर पैटर्न देखेंगे तो हमेशा चेंज हो रहा है। 69th में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, 70th में फैक्चुअल क्वेश्चन थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा, यानी कि आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके लिए हमें लगता है कि सिलेबस को हमें ब्रेक करके अच्छे से सिलेबस का स्टडी करना होगा कि किन किन पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि अगर बीपीएससी की बात करें हम, तो हमारे साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री, ये 4 पोर्शन को अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो आप लगभग 90% प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के कगार पे हैं। बाकी 10% के लिए आपको अदर चीज़ों के लिए मेहनत करना है। तो मेरा ये रहेगा सजेशन कि इन 4 चीज़ों को काफ़ी अच्छे से करें, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीक़े से, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा वो हमें पता नहीं है, और हम इसके लिए हम आयोग को दोष भी बाद में देकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आयोग के डिस्क्रिप्शन पे वो कैसे क्वेश्चन पूछेगी। तो प्रीलिम्स के लिए मेरा यही रहता है कि मैं इन 4 चीज़ों पे मेजर फोकस करता हूँ। फिर जो बची हुई चीज़ें हैं जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उन्हें सिलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हमें देखना है। मैं खुद भी जॉब में हूँ, मेरे पास काफ़ी कम समय मिलता है, मैं दिन भर में सिर्फ 4 घंटा से ज़्यादा समय नहीं निकाल पाता हूँ। पहले से ही आप जॉब में भी थे क्या? कौन सी में सर? मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जूनियर वर्क्स मैनेजर के पोस्ट पे 2015 से ही जॉब में हूँ। तो सर बहुत सारे लोगों का तो यही सवाल होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक जॉब मिल गई तो फिर समय ही नहीं मिल पाता है तैयारी करने का। तो आपने ऐसे मुश्किलात समय में कैसे समय निकाल पाया? तो मैं भी पहले हार मान गया था। मैं 2015 से ही जॉब में हूँ और 2021 तक मैं भी यही सोचता था कि अब मेरे पास समय नहीं है। लेकिन फिर कुछ दोस्तों को मैंने देखा जो कि जॉब रहते हुए भी वो निकाल रहे हैं जॉब, वो बीपीएससी जैसे चीज़ों को क्रैक कर पा रहे हैं। तब मैंने फिर देखा कि जो हमारे पास समय है, सपोज़ मेरा ऑफिस 6 बजे ख़त्म हो जाता है, सुबह से मैं रहता हूँ 6 बजे तक ख़त्म, तो 4 घंटा अभी अगर मैं निकाल पाता हूँ डेडिकेटेड रूप से, तो मुझे लगता है आराम से बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। मुझे 1 साल की जगह 2 साल लगा। अगर मैं पूरे दिन भर पढ़ता तो शायद एक अटेम्प्ट में निकल पाता, लेकिन हो सकता है, इजीली संभव है अगर डेडिकेटेड पढ़े तो। अब लौट के आते हैं उसी मामले पे, मेंस वाले पे, उसके लिए आप क्या कहें? मेंस के लिए भी सबसे पहला हमेशा सिलेबस ही रहेगा कि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि किन पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। और जैसे मेंस के लिए मैंने एडुटेरिया का ही मेंस राइटिंग प्रोग्राम सिर्फ ज्वाइन किया था, तो काफ़ी अच्छा इनका मुझे प्रोग्राम लगता है कि अच्छे फीडबैक मिलते हैं, आपको रेगुलर मॉनिटरिंग होता है। तो मेंस के लिए पढ़ाई के लिए तो हमें सिलेबस देखना होगा, और उसके कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे अभी एससे जुड़ा है, तो एससे एक चैलेंजिंग पोर्शन है नए लोगों के लिए।
तो ऐसे के लिए भी आप एडिटेरिया के गाइडेंस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और अदरवाइज़ आप यूपीएससी के बहुत सारे टॉपर्स हैं, उनके नोट्स को देखें, उनके ऐसे राइटिंग्स को देखें, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे एक अच्छा ऐसे लिखा जाता है। और GS1 GS2 का अगर बात करें तो GS1 में DI का पोर्शन है, जिसमें कि 72 आउट ऑफ 72 लाया जा सकता है एक स्टूडेंट को। और आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके लिए अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो मैं इसके लिए भी एडुटेरिया से ही जुड़ा था। फिर उसमें एक करंट अफेयर का पोर्शन आता है, जिसके लिए मैंने विजन IAS की मैगज़ीन जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको लेकर पढ़ाई की थी। और हिस्ट्री के लिए अगर आप देखें तो उसका एक सिलेक्टेड टॉपिक है, सिलेबस में मेंशन है। हर टॉपिक्स को आपको बस हर टॉपिक्स पे आपके पास 3-4 पेज के एक नोट्स बना लीजिए और बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करते रहना है रेगुलर, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको एक चैलेंज लेने का आपके पास कैपेसिटी आ जाना चाहिए कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जो हमें देखा हुआ नहीं है तो मैं उसमें कुछ लिख सकूं कुछ भी। तो मेंस के लिए यही है कि सिलेबस के हिसाब से आप हर एक टॉपिक पे आपके पास एक नोट्स हो जाए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करें, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो सोचते हैं कि मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं मेंस लिखूंगा, और वो दिन कभी आता नहीं है। 68 में मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे याद है, मैं एक आंसर लिखने में मुझे 1 घंटा लगा था, जो कि हमें मुश्किल से 15 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए एक्चुअल एग्ज़ाम में। तो मैं पूरा नर्वस था कि नहीं मुझसे हो नहीं सकता है। तो उस फियर को एक बार जब मैंने क्रैक कर दिया तो अगले बार मुझे आधा घंटा लगने लगा, फिर मैं टाइम बाउंड में मैं लिखना शुरू कर दिया। तो जो भी स्टूडेंट है, अगर एक टॉपिक ही सपोज उनका ख़त्म होता है तो उस टॉपिक पे वो लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा कि आप 100% सिलेबस ख़त्म कर देंगे और उस दिन आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे। अगर शैलेश कुमार सर से मैं ये जानना चाहूँ, जब इंटरव्यू वाला दिन होता है, बड़ा ख़ास दिन होता है और बहुत मेहनत करने के बाद वहाँ आप लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और जब आप लोग जाने वाले होते हैं उस रात नींद आती है या नहीं, बेसब्री से इंतज़ार होता है, और कैसा मतलब डाउटफुल आप लोग रहते हैं कि क्या पूछ लिया जाएगा और अंदर पूछा क्या जाता है आखिर आप लोगों से? पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि मुझे इंटरव्यू में एक अच्छे मार्क्स मिले हैं, 89 मार्क्स, जो कि BPSC में एक अच्छा मार्क्स ही बोला जाता है। तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले इंटरव्यू में। और ये आपने सही कहा कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आएंगे इसको लेके सभी घबराए रहते हैं। मैं भी खुद भी कुछ भी बुक पढ़ रहा हूँ, करंट अफेयर्स या जो मन में बस एक डर बैठा हुआ है। मैं जो भी उस एक रात पहले मैं जो भी चीज़ देख रहा हूँ मुझे लग रहा है ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये पूछ देंगे तो मैं क्या कहूँगा, ऐसा एक फीलिंग रहता है सभी के साथ। तो लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा जो मुझे आता है वो जवाब दे दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इंटरव्यू के दिन मैंने एक काम किया था कि क्योंकि वहाँ इंटरव्यू पे में अब जब बोर्ड में जाएंगे आपको पहले 2-3 घंटा का इंतज़ार करना पड़ता होता है आपके नंबर आते आते, तो उस दौरान आप बैठे रहेंगे, आपको मोबाइल भी अलाउड नहीं होगा। तो मैं एक न्यूज़पेपर लेके सिर्फ चला गया था कि उस दौरान मैं न्यूज़पेपर पढ़ते रहूँगा। और जनरली होता भी है कि न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू पैनल में कि आज का क्या न्यूज़ है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ जैसे कि मेरे चॉइस में CDPO था, तो मुझसे जो सवाल थे, एक तो सबसे पहले इन्वायरमेंट का मैं बात करूँगा। काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। आप भूल जाएंगे 2 से 3 मिनट के अंदर आप भूल जाएंगे कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आपको लगेगा कि आपके टीचर्स, या अगर आप जॉब करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऑफिस का एक मीटिंग चल रहा है। मुझे रेगुलर इस तरह का एक्सपीरियंस था, तो मुझे लग रहा है जस्ट एक बातचीत हो रही है। तो उन्होंने एक तो आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए सवाल, जैसे ऑप्शनल से, हालांकि मुझसे नहीं पूछे गए, मुझे जॉब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक सिचुएशनल क्वेश्चन था, जैसे कि मेरा चॉइस CDPO है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपको CDPO हम क्यों बनाएं। तो मैंने जवाब दिया उस तरह से कुछ कि सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ। तो उनका था कि सभी हार्ड वर्किंग होते हैं, इसमें नया क्या है। तो मैं फिर से जवाब दे रहा हूँ। तो वो काउंटर करते करते एक स्टेज पे आते हैं कि जैसे मैंने फिर कहा कि मुझे ग्राउंड लेवल पे काम करने का एक्सपीरियंस है, तब फिर वो आए कि आप बिहार के ग्राउंड लेवल पे क्या जानते हैं। मतलब वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप 2-3 बार अगर आपकी बातों को काट रहे हैं तो आप नर्वस तो नहीं हो रहे हैं। फिर इसी तरह एक सिचुएशनल क्वेश्चन और दिया गया था मुझे कि आप एक फ्रेंड के घर गए, एक बच्ची काम करते हुए आपको दिखाई दे रही है, तो आप क्या एक्शन लीजिएगा। तो मैंने उसका ऐसे जवाब दिया कि मैं उन्हें समझाऊंगा, अगर नहीं समझे तो मैं DM के पास रिपोर्ट करूंगा। तो उसमें भी उन्होंने काउंटर किया कि वो बच्ची रोड पे भीख मांग रही थी, भटक रही थी, उसको वो पढ़ा लिखा रहे हैं, पढ़ने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो वहाँ भी मैंने तर्क दिया कि ये चाइल्ड लेबर का सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है मैम, तो मैं इसे नहीं एक्सेप्ट करूँगा। तो वो आपका एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट करते हैं कि जब वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं थोड़ा, तो आप अपने स्टैंड पे टिके हुए हैं या नहीं। और उसके बाद फिर काफ़ी लाइटली हंसता हुआ माहौल रहता है। ऐसा नहीं कि आपको डरा रहे हैं, वो पूरा हंसते रहेंगे, आपके साथ मजाक भी होगा, वो खाते पीते भी रहते हैं।
तो इस तरह का ही माहौल था। फिर मुझसे जॉब से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल पूछे गए और फाइनली जब इंटरव्यू ओवर हुआ तो उन्होंने काफ़ी अच्छे रिमार्क्स भी दिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस टाइप का रिमार्क्स दिए। मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए। तो क्या जैसे एडिटोरिया के बारे में बहुत सारे बच्चे चर्चा करते हैं कि स्टूडेंट की सच में कुछ हेल्प वगैरह तैयारी के दौरान कर पाता है या नहीं? मैं अगर रियल में बात करूं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एडिटोरिया से ही जुड़ा हुआ हूं। वैसे मैं कोलकाता में रहता हूं तो मैं यहाँ की ऑफलाइन क्लासेस नहीं जुड़ पाता हूं, लेकिन मैं बताता हूं कि मेरी तैयारी शुरू करने से लेके सेलेक्ट होने तक का जर्नी में एडिटोरिया का रोल है। क्योंकि जब मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, 67th बीपीएससी में काफ़ी सारी सीट आई थी, तो वहाँ पर मेरे दोस्तों ने बोला कि चलो इसे भरा जाए। तो उस समय मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे हिस्ट्री पॉलिटिक्स कुछ भी पता नहीं था। ये 2021 की बात है। तो उस समय मेरे एक दोस्त ने मुझे परवीन सर का वीडियो भेजा था कि इसे देखो, तुम्हें शायद इंटरेस्ट आएगा। और रियल बात है कि जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो उस समय मुझे थोड़ा इंटरेस्ट वहाँ से ही पैदा हुआ। तो उसके बाद फिर एडिटोरिया का अगर देखो, क्योंकि करंट अफेयर्स की बात होती है, इसकी मैगज़ीन आप इस बार भी 70th बीपीएससी में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन, मैं कहूँगा कि 35 में से मोर देन 30 क्वेश्चंस आपको इन मैगज़ीन से कवर होते हैं। तो मैं करंट अफेयर के लिए भी एडिटोरिया के मैगज़ीन ही फॉलो करता था। फिर एक बिहार स्पेशल की बात आती है जो कि काफ़ी बड़ा पोर्शन है बीपीएससी में, पीटी में भी और मेंस में भी। तो उसके लिए पहले हम भटकते थे, हमारे पास अच्छा रिसोर्स नहीं था। 68 बीपीएससी के टाइम से ही यहाँ एडिटोरिया ने बिहार स्पेशल का भी एक बुक निकाला जो काफ़ी शानदार बुक है, पतली सी बुक है, 70 पेज की है लगभग, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आप उसे पढ़ लेता है कोई स्टूडेंट तो और कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। और तो पीटी हो गया, मेंस में मैंने आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी एडिटोरिया का ही ज्वाइन किया, तो काफ़ी अच्छे फीडबैक्स होते रहे, तो मुझे अच्छा लगा। इंटरव्यू में भी इनका रोल है। इंटरव्यू में यहाँ तक कि कुछ ऐसे सवाल जो पूछे गए जो कि मुझसे वहाँ भी पूछे गए थे, सेम टू जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में यहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि मिनिमम वेज एक्ट से आप क्या समझते हैं, और एक्चुअल इंटरव्यू में भी मुझसे यही पूछा गया था, मिनिमम वेज एक्ट। और मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो पूरी जर्नी में, और मैंने हालांकि मैंने इनका क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था क्योंकि मैं कोलकाता में जॉब करता हूँ और मेरे पास समय का भी अभाव है, लेकिन एक मेरा जो जर्नी है थोड़ा छोटा है। 2 साल लगभग 2021 से मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ और 2023 का दिसंबर में मैंने मेंस दिया। तो ये छोटा जर्नी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मेहनत तो सभी बच्चे करते हैं, एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो मुझे शुरू से ही एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलते रहा, तो मेरा कम समय में जो ज़्यादा एनर्जी है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगी, जिसके कारण ही मुझे सफलता मिल पाई है। अगर मैं शैलेश कुमार सर से ये जानना चाहूँ कि फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, पिताजी क्या करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड पहले हमारा काफ़ी हम्बल था, क्योंकि मतलब मैंने पहले मैट्रिक पास करने के बाद फैमिली बैकग्राउंड के कारण ही मुझे डिप्लोमा करना पड़ा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मतलब उस गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद मुझे जॉब की तलाश थी, तो मैं 20 साल की उम्र से ही जॉब कर रहा हूँ। तो हालांकि सरकारी नौकरी थी, तो एक घर उस समय से ही घर थोड़ा स्टेबल हुआ है मेरे जॉब करने से। पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे, तो मेरे जॉब लगने के बाद उन्हें मैंने काम करने से मना कर दिया क्योंकि उतना अच्छा जॉब था नहीं। तो घर का अर्निंग मेंबर मैं ही हूँ। मैं 2015 से ही जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते मुझे ऐसा लगता था कि एक सेटल लाइफ में जी रहा हूँ, लेकिन फिर जब धीरे धीरे बीपीएससी में मैंने जैसा मैंने पहले बताया कि इंटरेस्ट मेरा जगा, और इंटरेस्ट जगने के बाद एक सही डायरेक्शन मिला, तो काफ़ी जल्दी मेरा जर्नी एक तरह से कंप्लीट हो गया। हालांकि कंप्लीट मैं नहीं कहूँगा, मैंने 70th बीपीएससी भी दिया है और इसमें भी चांसेस है कि अच्छे सीट्स हैं, तो इसमें भी हो जाना चाहिए। सर, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जिन छात्र छात्राओं का कुछ नंबरों से रह गया है ना, जब आपका रिजल्ट आया उन्होंने भी अपना चेक किया होगा, नहीं हो पाया, काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? हाँ, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 68 में मैंने भी मेंस लिखा था और कुछ मार्क्स से मेरा नहीं हो पाया था। तो एक समय के लिए तो ऐसा ज़रूर लगता है कि मुझ में कैपेसिटी भी है या नहीं, या लक मेरे फेवर में नहीं है, हम भगवान को या सभी को कोसने लगते हैं। लेकिन अगर आप उतने दूर तक पहुंच रहे हैं कि 2-4 नंबर से नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली आप में वो कैलिबर है। आप थोड़ा एफर्ट और लगा देंगे तो आप डेफिनेटली क्रैक कर जाएंगे। जैसे अभी हमने बहुत सारे टॉपर्स को भी देखा जो 5 बार से इंटरव्यू दे रहे थे और सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, 6ठे बार में उनका अच्छा रैंक आ गया। तो ये होता है, अगर आप क्योंकि खोने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। अगर आपका 2 मार्क्स से नहीं हुआ और आपने तैयारी छोड़ दी, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको
लगे रहना है। हो सकता है कि आपको किसी किसी का होता है कि 2 बार नहीं तो उससे अधिक अटेम्प्ट लग जाता है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी अगर हम लगे रहेंगे सही डायरेक्शन में तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने शैलेश कुमार सर से बात की है और सर का BPSC 69वीं में 7th रैंक है और CDPO पोस्ट मिला है। आपकी कुछ और डाउट है, सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, सर से नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।